नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है 5 स्वर्ण पुरुष। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत दिन पहले पाटलिपुत्र नामक नगर में विक्रम सिंह नाम का एक राजा था। हमपति और गजपति नाम के दो छोटे राजा उसके परम मित्र थे। हमपति के पास असंख्य घुड़सवारों की सेना थी और गजपति के पास हाथियों की। राजा विक्रम सिंह का एकमात्र शत्रु था प्रतिष्ठानपुर का शक्तिशाली राजा नरसिंह, जिसने कभी राजा विक्रम सिंह के सामने शीश नहीं झुकाया था। इस बात का राजा विक्रम सिंह को बड़ा मलाल था। हमपति और गजपति, तुम हमारे परम मित्र हो, परंतु तुम जैसे महान वीरों के रहते हुए भी हम उस तुच्छ नरसिंह पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। महाराज, आप हमारी शक्ति को कम मत आंकिए, आज्ञा कीजिए। हम नरसिंह के महल की ईंट से ईंट बजा देंगे। मित्र गजपति ठीक कह रहा है महाराज। नरसिंह की हैसियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हम तो अभी तक आपके इशारे के लिए ही रुके हुए थे, वरना अब तक तो हम उसे धूल में मिला देते। अपने दोनों चापलूस मित्रों की बातों से उत्साहित होकर राजा विक्रम सिंह प्रतिज्ञा कर बैठा। मित्रों, मुझे प्रतिष्ठानपुर का राजा नरसिंह पर ऐसी विजय प्राप्त करनी है कि वो मेरे द्वार पर सेवकों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद ही राज दरबार में प्रवेश पा सके। ये मेरी प्रतिज्ञा है। आपकी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी महाराज। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा विक्रम सिंह ने अपने दोनों मित्रों की विशाल सेना सहित प्रतिष्ठानपुर पर चढ़ाई कर दी। विक्रम की चढ़ाई का समाचार पाकर प्रतिष्ठानपुर का राजा नरसिंह क्रोध में भर उठा। उसकी इतनी हिम्मत! सेनापति, इस बार हम विक्रम और उसके दोनों चाटुकार राजाओं की वो गत बनाएंगे कि वे फिर कभी इधर का रुख नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही होगा महाराज। अपने बहादुर सैनिकों एवं पैशाचिक शक्तियों के साथ राजा नरसिंह किले से निकलकर विक्रम की सेना पर टूट पड़ा। जय काल भैरव, जय भवानी। बाप रे! दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ, पर नरसिंह की पिशाच सेना के सामने राजा विक्रम सिंह और उसके दोनों मित्रों की सेना के पैर उखड़ गए। जय काल भैरव! शत्रु का पीछा करो बहादुरों, एक भी शत्रु बचकर ना जाए। बड़े बोल बोलने वाले हमपति और गजपति को लड़ाई के मैदान में राजा नरसिंह ने मार डाला। आह! जय काल भैरव! आह! विक्रम बचकर निकल भागा महाराज। कायर मौत से डरकर भाग गया। नरसिंह की सेना ने राजा का जय जयकार किया। जय काल भैरव! महाराज नरसिंह की जय हो। और राजा विजय विजय के मद में भरा अपने महल की ओर लौट पड़ा। उधर पराजित राजा विक्रम सिंह ने एक दिन अपने मंत्री से सलाह की। महामंत्री, नरसिंह को शस्त्रों से नहीं जीता जा सकता। वो अजेय है। क्यों ना किसी चतुराई से उसे काबू में किया जाए। राजन, राजनीति में सभी कुछ जायज है। फिर ठीक है, हम आज ही अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ गुप्त रूप से प्रतिष्ठानपुर जाते हैं और पता लगाते हैं कि नरसिंह को कैसे काबू में किया जा सकता है। हमारे लौटने तक तुम यहाँ का राज कार्य संभालोगे। जो आज्ञा महाराज, पर आप छद्म भेष में वहाँ जाएं तो अच्छा है। अगर किसी ने आपको पहचान लिया तो आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। हम वहाँ साधु के भेष में जाएंगे। उस रूप में हमें कोई नहीं पहचानेगा। महाराज, प्रतिष्ठानपुर में मदनमाला नाम की एक अति सुंदरी नर्तकी रहती है। वो साधुओं का बड़ा सम्मान करती है। यदि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो नरसिंह को शीघ्र काबू में किया जा सकता है। राजा उठकर खड़ा हो गया। हम उससे अवश्य मिलेंगे। फिर भी होशियारी से जाइए महाराज, यहाँ की आप जरा भी चिंता ना करें। राजा विक्रम सिंह ने साधु का वेश बनाया, साथ ही अपने थोड़े से वफादार सैनिकों को भी अपने शिष्यों जैसा रूप धारण कराया। देखो,
शत्रु को जरा भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तुमने अपने वस्त्रों में हथियार छुपा रखे हैं। कतई पता नहीं चलेगा महाराज। और आपसे तुम दूसरों के सामने मुझे गुरुजी कहोगे और मेरा नाम भिखंडा नाद बताओगे और मेरा नाम भिखंडा नंद बताओगे। कहना कि हम उत्तराकाशी के रहने वाले हैं। जो आज्ञा महाराज। और रात होते ही राजा विक्रम सिंह ने गुप्त रूप से राजमहल छोड़ दिया। महामंत्री, कोई भी पूछे तो तुम ये नहीं बताओगे कि हम कहीं बाहर गए हैं। कोई पूछे तो यही बताना कि हम कुछ दिनों के लिए विश्राम कर रहे हैं। अवश्य महाराज, ऐसा ही कहूँगा। कुछ पल बाद राजा विक्रम सिंह उत्तराकाशी के भिखंडानाथ स्वामी के रूप में अपने 10 शिष्यों के साथ तेजी से जंगल पार करने लगा। जल्दी चलो, प्रातः होने से पूर्व भी हमें प्रतिष्ठानपुर पहुंचना है। जो आज्ञा महाराज। प्रातः होते ही राजा विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ प्रतिष्ठानपुर पहुंचा। साधु समझकर सैनिकों ने उसके साथ कोई टोका टोकी नहीं की। कोई पहुंचा हुआ साधु मालूम देता है। मुझे भी यही लगता है। जब वो नगर के बीच में पहुंचा, कहाँ से आना हुआ महाराज? हम उत्तराकाशी से आ रहे हैं। आगे भिखंडानंद जी अवधूत हैं। राजा विक्रम सिंह के तेजस्वी मुखमंडल से प्रभावित होकर लोग उसे दंडवत करते तो सहज ही उसका हाथ आशीर्वाद के लिए उठ जाता। सदा सुखी रहो। नगर में भ्रमण करते हुए साधुओं की टोली की चर्चा नर्तकी मदनमाला के कानों तक भी पहुंची। देवी, एक तेजस्वी साधी और उसके शिष्यों की टोली नगर में आई है। अच्छा, तो फिर उन्हें निमंत्रित करो। मदलसा। जो आज्ञा देवी, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। हाँ, जाओ, शीघ्रता से जाओ। तब तक मैं उनके आतिथ्य का प्रबंध कराती हूँ। दासी मदलसा राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंची और उसे मदनमाला का निमंत्रण दिया। निमंत्रण पाकर, देवी, मदनमाला का आतिथ्य हम अवश्य स्वीकार करेंगे देवी, किंतु क्या महाराज? देवी, हम जीवन के राग वंग और मोह माया आदि को त्याग चुके हैं, इसलिए किसी घर में प्रवेश नहीं करते। यदि देवी मदनमाला हमें किसी उपवन में विश्राम का अवसर दे तो हम उनका आतिथ्य अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। आप जैसा चाहेंगे प्रभु, वैसा ही प्रबंध किया जाएगा। पर आप चलिए अवश्य। देवी मदनमाला आपके दर्शनों से कृतार्थ हो जाएंगी। ये उनकी महानता है देवी, वरना उनके दर्शनों के लिए तो बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति तरसते रहते हैं। मदलसा के साथ राजा विक्रम मदनमाला के भवन पर पहुंचा तो वहां की भव्यता देखकर दंग रह गया। आहा, सुंदर, बड़ा भव्य प्रसाद है ये तो भवन का बाहरी हिस्सा है महाराज। काश आप भवन की भव्यता और विशालता को भीतर से देख पाते। मुख्य द्वार पर नर्तकी मदनमाला ने राजा विक्रम सिंह और उसके शिष्यों का स्वागत किया। धन्य भाग्य मेरे जो प्रभु इस अकिंचन के द्वार पर पधारे। आइए। सदैव सुखी रहो देवी। तुम्हारे विषय में जितना सुना था तुम्हें उससे अधिक ही पाया। राजा विक्रम सिंह की इच्छा अनुसार नर्तकी ने उनके रहने की व्यवस्था अपने विशाल बगीचे के मध्य में कर दी। स्नान आदि से निपटने के बाद मदनमाला ने सभी का विविध प्रकार के भोजनों से आतिथ्य सत्कार किया। थोड़ी खीर और लीजिए प्रभु। बस देवी, और नहीं। साधु की संगति का असर नर्तकी पर भी पड़ा। उसने भी अत्यंत सादे वस्त्र धारण कर लिए। ये क्या देवी, तुमने ये अति साधारण वस्त्र क्यों पहन लिए? तुम्हारे शरीर पर तो वे राष्ट्रीय वस्त्र ही शोभा देते थे। नहीं प्रभु, उन वस्त्रों में बड़ा बंधन था। साधु के संगीत में राष्ट्रीय वस्त्रों से हीन भावना उत्पन्न होती है, इसी से मैंने ये वस्त्र पहने हैं। मदनमाला के यहाँ रहते और सत्कार कराते हुए जब कई दिन बीत गए तो राजा ने एक रात अपने सेनापति से मंत्रण की। चक्रधर, वेश्याएं और नर्तकियाँ प्रायः अर्थलोलुप होती हैं, किंतु मदनमाला ने तो ऐसी कोई इच्छा जाहिर नहीं की। फिर मैं कैसे इससे बातें करूं और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूं? महाराज,
स्त्री के मन का रहस्य पाना बड़ा कठिन है, फिर भी बात तो करनी ही होगी। कुछ क्षणों तक सोचकर राजा विक्रम बोला, अच्छी बात है। कल पहले मैं मदनमाला को परखूंगा, बाद में उससे बात चलाऊंगा। अवश्य परखिए, यदि उसने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम उसे खत्म कर देंगे। दूसरे दिन, देवी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, बदले में तुम्हें देने को इन रत्नों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। महाराज, इसे कंकड़ पत्थर तो ऐसे कंकड़ पत्थर तो मेरे खजाने में बहुत पड़े हैं। अगर देना ही है तो मुझे वो दीजिए जो मैं चाहूँ। मदनमाला की बात पर राजा विक्रम सिंह को थोड़ा क्रोध आ गया, चेहरा लाल हो गया। मूर्ख स्त्री, हमारे द्वारा दिए गए ये रत्न तुझे कंकड़ पत्थर दिखाई देते हैं। खैर, तू ही बोल, अपनी सेवा के बदले में क्या चाहती है तू? हम तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। साधु के लिए क्रोध उचित नहीं है महाराज, पर यह आपका स्वभाव है। सोचती हूँ, एक राजा जो मेरे द्वार पर कुछ मांगने आया है, वो मुझे क्या दे सकता है? मेरी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता है? राजा विक्रम सिंह चौंका और सकपका गया। राजा? कौन राजा? ये तुम राजा किसे कह रही हो? मैं आपसे ही कह रही हूँ महाराज विक्रम। एक साधु को इतनी जल्दी क्रोध कभी नहीं आता। ये गुण राजाओं में ही पाया जाता है, और आपको तो मैंने आते ही पहचान लिया था। बताइए, मुझसे क्या चाहते हैं आप? यहाँ आने का आपका प्रयोजन क्या है? उसी समय हाथ में नंगी कटार लिए चक्रधर मदनमाला की ओर झपटा, पर तभी राजा विक्रम सिंह ने उसे रोक दिया। नहीं चक्रधर, नहीं, कटार फेंक दो। महाराज, इसने हमारा भेद जान लिया है, इसे खत्म कर देना ही उचित है। मदनमाला अविचलित बैठी रही। विक्रम ने चक्रधर से कटार ले ली। चक्रधर बिना सोचे समझे एवं जल्दीबाजी में उठाया गया कदम गड्ढे में ही गिराता है। मदनमाला चाहती तो हमें पहले ही गिरफ्तार करा सकती थी। आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझसे भूल हो गई, क्षमा चाहता हूँ। चक्रधर खेमे से बाहर चला गया तो राजा विक्रम ने मदनमाला की ओर देखा। हम तुम्हारे अपराधी हैं देवी, और अपने सेनापति चक्रधर की इस हरकत से शर्मिंदा भी हैं। तुम चाहो तो हमें नरसिंह को सौंप सकती हो। राजन, स्त्री एक बार मन से जिसका भला करने की सोच लेती है, उसका बुरा फिर कभी नहीं करती। राजा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। पर हम तो तुम्हारे शत्रु हैं देवी, हम तुम्हारे राजा का अहित करने यहाँ आए हैं, फिर तुम हमें? राजन, नरसिंह तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी शत्रु है। बहुत दिनों से मेरे हृदय में भी बदले की आग धधक रही है। राजा विक्रम सिंह ने चौंक कर मदनमाला की ओर देखा। बदला? कैसा बदला देवी? हम तो यहाँ बदला लेने नहीं, बल्कि उसे अपने अधीन करने आए हैं, ये जानते हुए भी उसके पास पैशाचिक ताकत है। राजन, अपनी इसी पैशाचिक ताकत के बल पर राजा नरसिंह अहंकारी हो गया है, अत्याचारी हो उठा है, और उसके इसी अहंकार ने मेरे पति की हत्या की है। वो धोखेबाज है, धूर्त है। ओह, तुम्हारी बातें बड़ी रहस्यमयी लग रही है देवी। मुझे बताओ, क्या हुआ था? तुम्हारा बदला पूरा करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। राजा विक्रम का चेहरा गंभीर हो उठा। मदनमाला ने राजा की ओर देखा। राजन, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, और उस नीच राजा को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगी। हम तुम्हें वचन देते हैं देवी, हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। तुम अपनी कहानी हमें सुनाओ और बताओ कि उसने तुम्हारे पति का वध कैसे किया। मदनमाला ने अपनी कहानी सुनाई। राजन, मेरे पति का नाम प्रपंच बुद्धि था। वे एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, लेकिन एक दिन। राजा विक्रम एक बार फिर चौंका। अरे, प्रपंच बुद्धि से तो मैं मिल चुका हूँ। ये अमूल्य रत्न उसी ने तो मुझे दिए थे। फिर एकाएक वो कहीं गायब हो गया और आज तक उसका पता नहीं चला। पता कैसे लगता? राजा नरसिंह ने उसे धोखे से मार जो डाला था। राजन, इन दोनों रत्नों को भी मैंने पहले ही नज़र में पहचान लिया था।
मुझे मालूम था कि ये रत्न उन्होंने तुम्हें दिए थे। मुझे ये भी मालूम है कि तुमने उनकी सिद्धि में इसलिए साथ नहीं दिया कि तुम्हें ना तो धन का लालच था और ना तंत्र सिद्धि में तुम विश्वास करते थे। तुमने ठीक कहा, मुझे तंत्र सिद्धि में आज भी विश्वास नहीं है, लेकिन प्रपंच बुद्धि मारा कैसे गया? राजन, मेरे पति रोज रात को शमशान में तंत्र साधना करते थे। एक रात साधना करते समय जैसे ही उन्होंने अग्नि में आहुति डाली मेरा मुंह क्या देखता है मूर्ख? बोल, तुझे क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सुंदर स्त्री, महल, राजगद्दी, बोल क्या चाहिए? नहीं काल भैरव, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर तुझे क्या चाहिए? क्यों बुलाया है तूने मुझे? मुझे संजीवनी शक्ति चाहिए काल भैरव, ताकि मैं मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकूं। मूर्ख इंसान, तो यमराज की शक्ति को चुनौती देना चाहता है? ये कदापि संभव नहीं हो सकता। वापस लौट जा। नहीं, वापस नहीं जाऊंगा और संजीवनी शक्ति प्राप्त करके ही रहूंगा। मेरे पति अपनी जिद पर अड़ गए तो काल भैरव ढीला पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर 2 रत्न उन्हें दिए। ठीक है, ये ले, ये 2 बहुमूल्य रत्न है। इन्हें किसी राजा को देकर कृष्ण चतुर्थी की रात को शमशान में बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर। तुझे वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और ऐसे रत्नों का विशाल भंडार भी तुझे प्राप्त होगा। और यदि कोई तैयार ना हुआ तो? क्यों तैयार नहीं होगा? इन बहुमूल्य रत्नों के विशाल भंडार को प्राप्त करने के लालच में तो कोई भी राजा तैयार हो जाएगा, और फिर तो इसे बता देना कि सिद्धि प्राप्त होते ही तो उसे जीवित कर देगा। ठीक है, मैं कृष्ण चतुर्थी से पहले ही किसी राजा को तैयार कर लूँगा। तब मेरे पति अपने घर लौट आए। स्वामी, तुमने अपनी साधना क्यों रोक दी प्रिय? तुम अपना नित्य आराम अभ्यास जारी रखो। पर मैंने फिर अभ्यास नहीं किया। जब मैं पास आई तो मेरे पति ने दोनों रत्न मुझे दिखाए। अरे, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? आज मुझे मेरी साधना का फल मिला है प्रिय। तुम देखना, मैं जल्द ही संजीवनी शक्ति भी प्राप्त कर लूँगा। मैंने दोनों रत्नों को हाथ में लेकर देखा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? सच सच बताओ, ये रत्न तुम्हें कहाँ से मिले? मैं झूठ कभी नहीं बोलता प्रिय। मुझे ये रत्न काल भैरव ने दिए हैं। इन्हें किसी राजा को देकर उसे बलि के लिए तैयार करूँगा। क्या? कैसी बलि? तुम राजा की बलि दोगे? तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने सब विस्तार सारी बात बताई और इस तरह मुझे ये रत्न प्राप्त हुए। आज इन्हें लेकर मैं राजा नरसिंह के पास जा रहा हूँ। वे बलि के लिए अवश्य तैयार हो जाएंगे। स्वामी, नरसिंह तुम्हारी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि तुम राजा विक्रम सिंह के पास जाओ। वो हमारा शत्रु भी है। यदि वो मारा भी गया तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। तुम ठीक कहती हो प्रिय, मैं आज ही उसके पास जाऊंगा। होशियारी से जाना, कहीं वो तुम्हें बंदी ना बना ले। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। उसने मुझे बंदी बनाने की कोशिश की तो उसके हाथ जल जाएंगे। मेरे पति रत्नों को लेकर आपके दरबार में पहुँचे और अपना प्रस्ताव आपके सम्मुख रखा, जिसे सुनकर सभासद बौखला उठे। महाराज, इसे हमारे हवाले करो, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। महाराज, ये कोई पागल है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। वाह, रत्न बहुमूल्य है। अपने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, सभी लोग शांत हो जाएं। इस तरह से जोश में आना ठीक नहीं है। हो सकता है कि इस तांत्रिक की बात में दम हो। नहीं राजन, ये जरूर कोई धूर्त गुप्तचर है जो तांत्रिक का रूप बनाकर यहाँ आया है। यह आपको लालच में फंसा रहा है। महामंत्री, इन पत्थर के टुकड़ों का हमें कोई लालच नहीं है। अगर तुम यही चाहते हो तो इसे बंदी बना लो। हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इससे सही बात का पता ना लग जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री के संकेत पर सिपाहियों ने जैसे ही मेरे पति को पकड़ा, उफ, हाय मेरे हाथ। सिपाहियों के दूर हटते ही उन्होंने आपको चेतावनी दी।
राजा विक्रम, तुम एक न्यायप्रिय राजा हो। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। मैं जा रहा हूँ, 3 दिन बाद फिर आऊँगा। तब तक तुम अच्छी तरह सोच लेना कि तुम ऐसे असंख्य रत्नों के स्वामी बनना चाहते हो या नहीं। तब तक इन्हें अपने पास ही रखो। मेरे पति अपने घर लौटे और उन्होंने सारी घटना मुझे बताई तो मैंने उन्हें समझाया, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है स्वामी। चलो हम अपने राजा नरसिंह के पास चलते हैं, शायद वे मान जाएं। लेकिन अब मेरे पास वे रत्न नहीं हैं। राजा को मैं विश्वास कैसे दिलाऊंगा? और जब उसे पता चलेगा कि मैं उसके शत्रु विक्रम के पास गया था तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो। आज उसकी सभा में राज नर्तकी के पद का मुकाबला है। मैं ये पद अवश्य जीतूंगी और फिर राजा को तुम्हारी बात पर विश्वास दिलाऊंगी। मेरी बात वो अवश्य मान लेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। यदि राजा बलि के लिए तैयार ना हुआ तो कृष्ण चतुर्थी के दिन मैं अपनी बलि चढ़ा दूंगा। राजा नरसिंह के दरबार में राज नर्तकी के गौरवशाली पद का मुकाबला शुरू हुआ। वाह, ऐसा अद्भुत सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। इसे मैं राज नर्तकी नहीं, अपनी रानी बनाऊंगा। क्या राजा मेरी बात मान लेगा? क्या मदनमाला को राज नर्तकी का महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो जाएगा? मुझे राज नर्तकी का ये पद जीतना ही होगा। निश्चय ही मदनमाला मुझसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन का निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। लोगों ने मुझे फूलों से लाद दिया। राज नर्तकी मदनमाला की जय, महाराज नरसिंह की जय। जिस दिन संजीवनी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी, लोग मुझ पर भी इसी तरह फूलों की वर्षा करेंगे। एकांत होने पर मैंने राजा से अपने पति का परिचय कराया तो राजा को झटका लगा। ओह, हमने तो समझा था कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है। महाराज, मेरे पति बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक हैं। हमारा विवाह तो बचपन में ही हो गया था। मेरे पति का पूरा परिचय जानकर और उनका प्रस्ताव सुनकर राजा को गहरा आश्चर्य हुआ। वाह, अद्भुत! तुम्हारा प्रस्ताव तो बड़ा मज़ेदार है। हम तुम्हारी सिद्धि के लिए अपनी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं, पर हमें अपनी विद्याओं की कुछ वानगी तो दिखाओ। अवश्य महाराज, आइए, उस संगमरमर के खंभे के पास आइए। मेरे पति राजा के साथ संगमरमर के एक मोटे खंभे के पास आए। महाराज, जरा गौर से देखिए। मैं अभी संगमरमर के इस खंभे को अपनी बाहों में भरूंगा तो ये खंभा कुछ ही पलों में मोम की तरह पिघल जाएगा। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे ही क्षण मेरे पति ने संगमरमर के खंभे की कौली भर ली। तंत्र विद्या से सभी कुछ संभव है महाराज। देखिए, अगले ही पल राजा और मैंने चौंक कर देखा। संगमरमर का खंभा मोम की तरह पिघल रहा था। अद्भुत, आश्चर्य! जब खंभा आधे से ज़्यादा पिघल गया तो राजा ने घबराकर उन्हें रोका। बस बस, रहने दो। ये खंभा यदि सारा पिघल गया तो छत गिर पड़ेगी। छत नहीं गिरेगी महाराज, ये थोड़ी देर में फिर वैसा ही हो जाएगा। थोड़ी देर बाद राजा नरसिंह ने संगमरमर के खंभे पर हाथ फेर कर देखा। वाह, कमाल है! तुम तो बड़े काम के आदमी हो, पर पंचबुद्धि, तुम्हारी संजीवनी शक्ति के लिए तंत्र साधना में हम तुम्हारे लिए अपनी बलि देंगे। मैं आपको पुनः जीवित करके संजीवनी शक्ति का रहस्य भी आपको बताऊंगा महाराज। आप मुझ पर भरोसा रखिए। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।